दोस्तों जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग टेस्ट सीरीज जो कि स्पेशली बीपीएससी टीआर 3 के पैटर्न पर आधारित है, उसमें जो 100 प्लस टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी के टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट 12 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले टेस्ट 1 से लेकर के 11 प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन कर लीजिए। निश्चित रूप से यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और ये सारे टेस्ट जितने सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना, उनके जितने बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए ना टेट से संबंधित या अन्य से संबंधित, उन सारे प्रश्न पत्रों का ये हल संग्रह है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग 47 है एवं उनका गुणनफल 550 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। जैसे सवाल कह रहे हैं उस तरीके से बनाएंगे। जैसे दो संख्याओं का योग, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना है 47 और उनका गुणनफल x y बराबर कितना है 550, उनके वर्गों का योग पूछ रहा था। हम x प्लस वाई का आप होल स्क्वायर करिए तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होगा। x प्लस वाई का मान कितना है 47, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा 47 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ 2 गुना 550, ये होगा जी। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 27 गुना 27 कितना होता है 27 गुना 27 आपका हो जाएगा ये क्या कहते हैं 47 मतलब 2209 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ इतना कितना हो जाएगा 1100। अब ये 1100 को इधर ला लीजिए, मतलब इसमें जब घटाएंगे तो आपका जो है 1109 आ जाएगा। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 104 ये है, 102 109 ए तथा 112 का औसत 109 है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। औसत मतलब औसत ये ना, औसत मतलब कुल का योग बटा कुल संख्या होता है, वही पूछ रहा है। 104 जोड़ 102 जोड़ 109 जोड़ ए जोड़ 112 बटा कितना संख्या टोटल जो संख्या है ना जी 1 2 3 4 5 संख्या है, बराबर इसका औसत कितना 109 है। इस सबको जो आप जोड़िएगा तो इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, इसको जोड़ने पर जो है ना आपका जो है 427 और 427 जो है और प्लस ए रहा, और इसको जब इससे गुना कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको गुना करने से 545 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 545। जब इसमें इधर लेते आइए, इसमें घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ क्या है 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अंतर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा चतुर्थ अनुपाती के जैसे होता है क्या होता है, तो मतलब जैसे मान लेते हैं ए अनुपात बी, यहाँ समानुपात होता है बी अनुपात सी, ये हो जाता है चतुर्थ अनुपात का। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मान लीजिए दिया है ए है, ये है बी है, ये है आपका उसी तरीके से ए बी उसका सी डी नहीं होता है, बी ए होता है, बी सी होता है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 3:4, ये समान अनुपात कितना हो जाएगा, समान अनुपात 9:x है। 3/4 बराबर कितना होगा 9/x, 3 तिया कितना हुआ 9, x बराबर कितना निकल गया 12 निकल गया। और यहाँ कितना क्या कह रहा है 2 और 98 का मध्यानुपात, ये चतुर्थ अनुपात यहाँ से निकल गया, क्या निकल गया चतुर्थ अनुपात 12 निकल गया चौथा अनुपात। और इसका मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी, क्या होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट 98 गुना 2 करेंगे, तो 98 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका मतलब 8 दूनी 16 14 196 का वर्गमूल डायरेक्ट लिख देता है 14 हो जाएगा जी। अब यहाँ पूछ रहा है दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना, तो दोनों का अनुपात मतलब 12/14, 2 6 का 12 2 6 14 6:7, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, देखा ए बी से जो है ना 20% अधिक है और बी सी से, जैसे सवाल कैसा ऐसे पढ़िए, मतलब ए है बी है सी है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, और सी ए से पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, सी जो है ना ए से कितना प्रतिशत कम है, सी ए से कितना प्रतिशत कम है, यही ना। मान लीजिए सी 100 मानते हैं, अब बी जो है ना वह सी से 125, तो ये 125 अधिक हो गया। ए जो है बी से 20% अधिक है, इसका 20% कितना हो जाएगा 125 का 20 अगर निकालते हैं 120/100 डायरेक्ट निकालिए, तो ये इसका 20% आपका कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है सी का ए से कितना अनुपात है, ए से अनुपात पूछ रहा है ना जी, तो जिससे पूछा जाएगा वो नीचे में जाएगा। कितना हुआ 150, सी और ए में तुलना करना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 50 गुना 100 करते हैं, तो 50 तिया 150 अगला सवाल देखते हैं। 2 वर्ष बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900, चक्रवृद्धि ब्याज पर लिखा है, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं। ऑप्शन देखिए ये मूलधन ये है, उससे ज्यादा ये है, इसका मतलब ये मिश्रधन है, तो वही मिश्रधन निकालना। मिश्रधन मतलब 72,900 बराबर क्या होता है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, तो मतलब 72,900 बराबर क्या हो गया P × 1 + R का मान कितना 8/100 पर पावर n का मान कितना है 2 वर्ष 2, तो यहाँ क्या 4 दूनी 8 हो गया और 4 25 100 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 729 पर डबल शून्य बराबर P × इसका कितना हो जाएगा 25 25 2 कितना हो गया 27 का होल स्क्वायर, और 27 गुना कितना होता है 729 ही होता है, ये कट गया 25 25 मतलब इसको जब तोड़ेंगे 729/625 यानी P बराबर कितना हो जाएगा 72 729 पर 2 शून्य, ये कट गया तो एक बार में 100 में कट गया, मतलब 625 पर 00, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति 8 घंटे में काम कर, कार्य फिक्स है, कार्य मजदूरी जोड़ेगा वो हमेशा नीचे आएगा। 18 व्यक्ति MDH मसाला लगाएंगे, मतलब 18 मैन है 7 घंटा में 32 दिन में काम पूरा करता है। उसी कार्य को एक ही कार्य 14 आदमी 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, तो x दिन लगाइएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 दूनी कितना होगा 7 दूनी 14 हो गया,
और 8 दूनी कितना हुआ 16, 16 दूनी पर कितना हुआ 32, तो डी का मान कितना होगा 36 निकल गया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू के बीच की दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है, और दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी करती है। औसत चाल है ना, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई बराबर 2 गुना 126 गुना 90 और x प्लस वाई। इसको आप जब x प्लस वाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 126 प्लस 90 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 डायरेक्ट करते 126 90 छक्की चाहिए मतलब क्या हो जाएगा जी 126 प्लस 90 आप करिएगा तो 100 जोड़िए छक्की छैयो और 9 2 11 के बाकी 1 1 2 200 कितना हो गया 216। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना निकल गया 105 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पूछ रहा है समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, चाल ये निकल गया, दूरी कितना है 525 और चाल कितना है 105, ये नहीं जी। तो इसको जब आप कटाइएगा तो 5 बार नहीं कर जाएगा, तो एक्शन क्या रहेगा 5 घंटा। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात 1 है, मतलब 4x बटा x है ना जी। आज से 14 वर्ष बाद दोनों में 14 जोड़ दीजिए, इसमें भी 14 जोड़ दीजिए, यह अनुपात कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कोना कोनी गुना करिए, 4x प्लस 14 बराबर 2x प्लस 28 हो गया, 4x में 2 चला गया 2x बराबर 28, मतलब यहाँ पे इधर चला जाएगा तो -14 हो जाएगा ना, तो यहाँ 14 हो गया 2 7 14, तो x बराबर कितना होगा 7। माता जी की आयु पूछ रहा है, तो माता जी की आयु 4 x 7 4 कितना हो गया 28, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि क्या होता है, वर्ग की परिधि बराबर परिधि या परिमाप दोनों एक ही है, तो क्या होता है भुजा गुना 4 होता है। तो यहाँ कितना 64 बराबर क्या भुजा ए मान लीजिए 4 है, तो आप गुना 4 कर दिए, 4 से इसको कटे 16 चौक 64 हो गया ना, तो ए बराबर कितना होगा 16। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 16 का होल स्क्वायर, क्षेत्रफल यही होता है ना जी ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, 16 16 9 2 56, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए, अब जो है जीएस से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ में 100 प्लस मैथ प्लस रीजनिंग का टेस्ट 3 चलाया जा रहा है, जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। निश्चित रूप से आप उसका अध्ययन करिए, वो आगामी जितने सारे एग्जाम है, चाहे आपका टेट एग्जाम हो या बी एस टेट या साथ साथ में सी टेट स्टेट का भी होने वाला है, तो ये सबके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको लाभदायक होगा। और उसमें जितने सारे बिहार में एग्जाम हुए ना, उन सब के हल प्रश्न पत्रों का वह संग्रह है, इसलिए निश्चित रूप से आप उसका अध्ययन करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला देखते हैं। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था मुख्य रूप से 1916 में किसके बीच हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच में हुआ था। और कांग्रेस ने यहाँ मुख्य रूप से जो ना, कांग्रेस ने मुख्य रूप से वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो वह कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। कब हुआ था 1916 में हुआ था। अगला देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। देखिए गोलमेज सम्मेलन हुआ प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम हुआ था 1930 में और द्वितीय हुआ था 1931 और तृतीय हुआ था 1932 में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था और इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन का। और साथ साथ में इसी में हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, मतलब इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, यहीं पर हुआ था। अगला दिया था और कांग्रेस ने इसका निश्चित रूप से बहिष्कार किया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। अब देखिए नीस भी रूपांतरित ही है, पाइलाइट भी रूपांतरित, शिस्ट भी है, तो इनमें से क्या ऑप्शन नंबर ई हो गया, इनमें से कोई नहीं। चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अग्नेय चट्टान, अग्नेय होता है, और दूसरा होता है अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टान अगर पूछेगा तो ग्रेनाइट आएगा, ग्रेनाइट आता है इसमें, और ग्रेनाइट के बाद आपका बलुआ पत्थर जो है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत, उसके बाद फिर अवसादी चट्टान के अंतर्गत, उसके बाद फिर कायांतरित नीस हो गया, पाइलाइट हो गया, शिस्ट, ये सारी जो है इसमें कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का। अवसादी चट्टान में मुख्य रूप से आप याद रखिएगा जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, डोलामाइट इसमें होता है, इसमें ग्रेनाइट हो गया और बेसाल्ट, ये 2 याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं। कौन सा क्षेत्र भूपर पट्टी मतलब क्रस्ट और अनाच्छादन क्षेत्र को पृथक करता है। ये मुख्य रूप से जो हम लोग इसमें जो अध्ययन करते हैं ना, तो देखिए एक होता है भूपर पट्टी, होता है जो सबसे बाहरी भाग होता है। भूपर पट्टी के बाद होता है आपका क्या कहते हैं क्रोड वाला भाग होता है, उसके बाद मेंटल होता है, मेंटल के बाद क्या होता है क्रोड वाला भाग होता है। तो सबसे अधिक जो होता है ना, सबसे अधिक जो जिसका क्षेत्र होता है वह मेंटल वाले क्षेत्र का होता है इसका, और क्रोड का सबसे कम होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भूपर पट्टी इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र कहलाता है उसको क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है मोह असंबद्धता, यही है मोह असंबद्धता, यही है। और भूपर पट्टी अगर कहता है कुल आयतन का लगभग 0.5% होता है, और मेंटल जो होता है लगभग 83% मेंटल होता है, और क्रोड होता है 16 पॉइंट्स, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है, तो यह मुख्य रूप से बैरन द्वीप जो है ना, एकमात्र जो कि अपना कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है उससे लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, ये जो है ये है। और दूसरा है नारकोंडम द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार में ही ये भी स्थित है, और इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या था, प्रसुप्त ज्वालामुखी का यह उदाहरण है। और इसी के साथ साथ जो प्लेलिस्ट में जो है ना स्पीडी जीएस करके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप लगभग 6 घंटे का आप उसको 2 के स्पीड में लगा करके देख लीजिए। जब आप उसे कवर कर लेते हैं तो जीएस से संबंधित सारे प्रश्न आपके जो है उसी से रहेंगे,
उसी से रहने की संभावना अधिक हो जाती है। यह मत देखिए कि रेलवे का है उसको क्यों पढ़ें। देखिए जीएस होता है, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो चाहे किसी का दे रहे हो, जीएस है, इसलिए आप उसी अनुसार से उसको तैयार करें, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। अगला देखते हैं हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? झारखंड में स्थित है। अगला सवाल, भारत के उत्तरीय मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, ये किन नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से? उत्तरीय मैदान है ना, ये मान लीजिए कि भारत यही है, भारत का उत्तरी मैदान की अब बात कर रहा है, ये इस क्षेत्र की बात करता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सिंधु नदी, उसके बाद आपका गंगा नदी और उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, इन तीनों नदियों के निक्षेप से, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों, इन तीनों नदियों के निक्षेप से इस चीज़ का निर्माण हुआ है, उत्तरी क्षेत्र में मैदान का निर्माण हुआ है। उसके बाद अगला सब देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? केंद्र राज्य संबंध की चर्चा जो है भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के बीच में जो है यह केंद्र राज्य संबंध के विषय में इसका उल्लेख है। और 256 से लेकर के 263 तक, याद रखिएगा 256 से 263 तक केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध के विषय में यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? समान न्याय, एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 39A, यही है एक समान सिविल संहिता, मतलब सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय, अनुच्छेद 110 के तहत यह उनका निर्णय होता है और यह उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। क्या शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है? तो यह स्टेथोस्कोप, डॉक्टर सबको देखते होंगे आज जो लगा करके जो सुना जाता है, तो वह मुख्य रूप से स्टेथोस्कोप है। पेरिस्कोप का इस्तेमाल जो है पानियों में जो वस्तुएं डूब जाती है उसको देखने के लिए रखते हैं, पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। कैलिडास्कोप ऐसा कुछ है नहीं। अगला देखते हैं, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसी को कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। यह मान लीजिए कि आप गाड़ी पर बैठे हुए हैं और गाड़ी एकाएक चलना प्रारंभ कर देती है, तो आप आपका झुकाव कहाँ होता है? तो जब गाड़ी एकाएक चलना प्रारंभ कर देती है तो आप पीछे की तरफ झुकते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर जो है ना वह विराम के जड़त्व में है और वह उसी में रहना। न्यूटन का प्रथम नियम कोई जड़त्व का नियम कहता है। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना मतलब पसंद करती है, वही है विराम। इसलिए जैसे आगे बढ़ा तो शरीर कहता है कि नहीं जाएंगे, मतलब इसलिए वह पीछे की जो चलता है। और गति का जड़त्व क्या? अगर आप गाड़ी में बैठे एकाएक जो होता है ना, जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, एकाएक गाड़ी रुक जाए तो हम किधर झुकते हैं? तो हम आगे की ओर झुकते हैं, तो वही होता है गति का जड़त्व। ठीक है ना। अगला, किस घटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया जाता है, वह घटना क्या कहलाता है? वह घटना मुख्य रूप से ध्रुवीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण के द्वारा यह चीज होता है। ध्रुवीकरण मुख्यतः अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर होता है। जैसे मुख्य रूप से पोलराइड कांच वगैरह जो होता है ना, वह ध्रुवीकरण का उदाहरण है। फ्लोराइड कांच से ही 3D जो होता है ना वस्तु, जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं, तो फ्लोराइड कांच का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। निम्नलिखित में से अम्ल बैटरी में अम्ल कहा जाता है जिसका उपयोग किस रूप में, कौन सा अम्ल उसमें रहता है? वो रहता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल बैटरी में पाया जाता है, इसलिए इसको रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को भी कहा जाता है। पेयजल का रासायनिक कीटनाशक से कीटाणु शोधक इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, कौन सा है? वह क्लोरीन है। क्योंकि देखिए अधिक से अधिक प्रश्नों को संकलित किया गया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो आप लोग निश्चित रूप से पेशेंस के साथ देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और लगातार अभ्यास से ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। इसलिए आप लोग लगातार जितना अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस का अभ्यास कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक करिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे पूछ रहा है फाउंटेन पेन, मुख्य रूप से जो आपका पूछा जा रहा है ना फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार मुख्य रूप से किसने किया था? फाउंटेन पेन का L.I. वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। उसे किस ऊतक में मजबूत और मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है? मजबूत और मोटी लिग्निफाइड जो सतहों की बात किया जाता है ना, वह स्क्लेरेनकाइमा में होती है। यह मृत कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? मृत कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद मोनोसेक्राइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? मोनोसेक्राइड के विषय में पूछ रहा है। वह कार्बनिक अणु जो होता है ना, सब कार्बोहाइड्रेट संबंधित, किससे संबंधित है? वह कार्बोहाइड्रेट से। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है? वह कौन सी एसिड है? वह मुख्य रूप से जो एसिड है उसको कहा जाता है आपका आमाशय है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आमाशय से मुख्य रूप से HCl निकलता है, HCl निकलता है, इसमें से नहीं होगा। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उगादी के विषय में पूछ रहा है। तो उगादी जो है ना, यह अगर उगादी है ना जी, यह कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ का यह जो है, यहाँ का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य? चेराव के विषय में पूछ रहा है। तो चेराव नृत्य जो है ना, वह मुख्य रूप से मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। असम में जैसे बिहू होता है, असम में बिहू मनाया जाता है। उसके बाद लू खांगटो जो है ना, यह लू खांगटो जो है, यह मुख्य रूप से सिक्किम का पारंपरिक नृत्य है। और साथ साथ में प्ले लिस्ट में जो है ना BSSC स्पीडी साइंस करके जो अवेलेबल है, तो आप लोग निश्चित रूप से उसका अध्ययन करिए। जब आप अध्ययन कर लीजिएगा तो उसमें सारे जितने साइंस के प्रश्न है ना, जितने सारे परीक्षा
बिहार के एग्जाम में पूछे गए उनका वह संग्रह है। तो साइंस से संबंधित प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एंजाइम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एग्जाम वॉरियर्स नामक जो पुस्तक है ना, वह है अपनी जो सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की, उनकी यह पुस्तक मुख्य रूप से एग्जाम वॉरियर्स है। यह ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब से शुरू हुआ? तो 1972 से यह शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कब से? 1972 से। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह मुख्य रूप से पत्रकारिता क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया? बैडमिंटन संघ अगर कहा जाए तो 1934 में किया गया। और पहला इवेंट कब हुआ था? पहला इवेंट 1935 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और बैडमिंटन संघ का अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? तो दिल्ली होता है बैडमिंटन संघ। आगे देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? प्रांतीय किसान सभा का अगर पूछा जाएगा ना, तो इसका मुख्य रूप से जो गठन हुआ था तो याद रखिएगा, तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929। किसके सहयोग से? स्वामी सहजानंद जी के सहयोग से हुआ था। और प्रथम इसके महासचिव थे ना, महासचिव कौन हुए थे? श्री कृष्ण सिन्हा साहब हुए थे। श्री कृष्ण सिन्हा साहब इनके प्रथम महासचिव थे। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब उन्हें प्राप्त हुआ था? जयप्रकाश नारायण साहब को। तो जयप्रकाश नारायण साहब को मुख्य रूप से 1965 में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और इनको 1999 में मरणोपरांत जो है मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में, याद रखिएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम कब स्वीकार किया था? बिहार जो हुआ था, कब उसको स्वीकार किया गया था? तो यह मुख्य रूप से जो है 1885 में हालांकि यह एक्ट पारित हुआ था, लेकिन बिहार बंगाल से अलग जो है 1912 में हुआ था। और जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था तो उसी समय किराएदारों से संबंधित जो वह बिल जो था ना, किराएदारी अधिनियम, उसको ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा था 1885 में यह बिल को पारित किया गया था, इसलिए इस एक्ट को यथावत स्वीकार कर लिया गया था। हाल ही में नॉर्दर्न्स वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया? नॉर्दर्न्स वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। कब किया? पटना में किया गया। किसके द्वारा? नीतीश कुमार जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके द्वारा किया गया। कब था यह? लगभग 9 से 11 दिसंबर 2022 को किया गया था। और इसका मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या था? क्रेता और विक्रेता को एक मंच पे लाना। बिहार के किस जिले में 18वां राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया? तो यह कहाँ पे किया गया? मुख्य रूप से कहाँ पे किया गया? तो यह भी पटना में मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और लगभग इसमें 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रकार से जो है आपका यह टेस्ट नंबर 12 को कंप्लीट करा दिया गया है। इसलिए आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को आप शुरू से 1 से लेकर के 12 तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा। और साथ साथ में जो आपका लगातार स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है इस चैनल के प्रति, तो वाईफाई क्विज गुरुकुल और इसकी पूरी टेक्निकल टीम इस चीज़ के लिए, आपका लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और साथ साथ में लगातार आप जो मेहनत कर रहे हैं इसके लिए आप आभार व्यक्त कर रही है। तो आप लगातार लगे रहिए, जुड़े रहिए और खूब मेहनत करिए, अपना बेस्ट लगा दीजिए। या तो पूरा जान लगा दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए टीचर के रूप में आपको करियर स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से अपना बेस्ट लगा दीजिए। और जो 100+ टेस्ट सीरीज वगैरह चलाया जाता है, निश्चित आप पार्टिसिपेट करिए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए, वही आपकी सफलता सुनिश्चित कराएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक टेस्ट 13 में। तब तक के लिए आपका गुड बाय और साथ साथ में जय हिंद। जल्द मिलते हैं।